नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी की बैठक, आरएसएस सर कार्यवाह अरुण कुमार बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीएल संतोष भी शामिल। सीएम आवास पर संघ और सरकार की अहम बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बीएल संतोष भी शामिल। सीएम आवास पर संघ और सरकार की अहम बैठक। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस पर अपडेट दे रहे हैं। राजीव, ये महत्वपूर्ण बैठक संघ और सरकार से जुड़ी हुई, किस तरह की चर्चाएं इसमें होने की उम्मीद है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजधानी लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग आवास पर एक संघ संगठन और सरकार की अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें आरएसएस के सह सरकारवाह अरुण कुमार जी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं आरएसएस के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये इस बैठक में जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस पर चर्चा हो सकती है। और जो संघ शताब्दी वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर समीक्षा की जा सकती है। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत और विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर भी एक अहम रणनीति बनाई जा सकती है। इस बैठक में जिस तरह से बीते दिनों यूपी बीजेपी के 14 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना बाकी है, तो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, उसकी भी संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर ये एक अहम बैठक है, ये एक बड़ी बैठक है। ये संघ संगठन और सरकार के समन्वय के साथ किस तरह से बेहतर समन्वय बनाया जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए, किस तरह से 22 की तर्ज पर 2027 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई जाए, इसको लेकर ये एक अहम बैठक होगी। और इसमें संघ संगठन के जो तमाम शीर्ष अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार में का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। लगातार जो इस बैठक में लोग बुलाए गए हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सह सरकारवाह अरुण कुमार जी पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं और अन्य पदाधिकारी भी जो पीछे के रास्ते से हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किस तरह से संघ संगठन और सरकार एक समन्वय के साथ काम करेगी, उस पर आज एक ये अहम बैठक बुलाई गई है और एक विशेष रणनीति बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में भी एक बेहतर परिणाम बीजेपी उत्तर प्रदेश में दे सके, सरकार उत्तर प्रदेश में दे सके। तो कुल मिलाकर इस बैठक का उद्देश्य यही है कि एक तरफ जो संघ है, संगठन है, सरकार है, उसके बीच बेहतर समन्वय हो और आने वाले जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो विभिन्न चुनाव हैं, उनमें किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसको लेकर आज एक विशेष रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और एसआईआर को लेकर भी जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उसे लेकर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई अभी बहुत वक्त है चुनाव के अंदर, इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन एक एक जगह पर पहुंच करके एक वोट बनाना, तो पार्टियों का फोकस इस बात पर भी है कि उनका वोटर जो है वो प्रॉपर तरीके से लिस्टेड हो, किनका नाम कटा, क्यों कटा, नहीं कटा, क्या सभी लोग ऐड है, नहीं है, इसे लेकर भी पार्टियों के अंदर कवायदें चल रही हैं। राजीव, देखिए, यकीनन क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर देश के अन्य जो 12 राज्य हैं वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, राजनीतिक सूबा भी है, इसीलिए पहला जो फोकस है बीजेपी, संघ संगठन, सरकार और अन्य विपक्षी दलों का भी कि वो जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके तहत सभी जो मतदाता है वो एसआईआर का फॉर्म भरें और अपना मतदाता सूची में नाम शामिल कराएं। जैसा कि लगातार चाहे चुनाव आयोग के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही हो, उसी तरह बीजेपी ने भी अपने सभी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो पात्र मतदाता हैं उनको अवेयर करके, उनको जागरूक करके उनका मतदाता सूची में नाम बढ़ाया जाए। उसको लेकर भी एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। जो बीएलओ हैं उनके साथ एजेंट बनाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो बीएलओ से कोऑर्डिनेट करके अपने लोगों का जो पात्र मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराए। तो ये एक बड़ा अभियान है जिसको गंभीरता से बीजेपी के पदाधिकारी
इस वक्त SIR की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। कोशिश और इस बीच बैठक के लिए हलचल तेज है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव आपका। आगे बढ़ते हैं। औरैया में गोलगप्पा खाना एक महिला के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। बड़ा गोलगप्पा मुंह में डालने के प्रयास में उसका जबड़ा अचानक उतर गया और मुंह उसी स्थिति में खुला रह गया। परिजन फौरन अस्पताल लाए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया। यह अजीबोगरीब घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। गोलगप्पे खाने वाले हो जाएं सावधान। गोलगप्पे खाते समय संभल कर खोलें मुंह। गोलगप्पे खाना पड़ सकता है जबड़े पर भारी। यूपी के औरैया से जो खबर आई वो गोलगप्पे के शौकीन लोगों के लिए झटका हो सकती है, क्योंकि वहां गोलगप्पे खाने गई एक महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। गोलगप्पा खाने के लिए महिला ने जब अपना मुंह खोला था तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक बार तो महिला का मुंह खुला फिर बंद ही नहीं हुआ। ऐसी नौबत आ गई कि महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने महिला का जबड़ा पहले की तरह करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। महिला का मुंह खुला ही रहा। जिस महिला के साथ ये घटना हुई वो 42 साल की बताई गई और एक अस्पताल के बाहर खड़े चाट के ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। लेकिन इसी बीच एक गोलगप्पा खाते समय उनका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक 1000 में किसी एक आदमी के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर जोर से जम्हाई लेने से, मुंह बहुत ज्यादा खोलने से या फिर किसी चोट की वजह से जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है। उसे जबड़ा उतरना भी कहते हैं। यूपी के औरैया के रहने वाली इंकिला देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें नहीं पता था कि एक गोलगप्पा खाना उन्हें इतना भारी पड़ेगा, क्योंकि इंकिला देवी मुंह बंद नहीं कर पा रही और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं। गोलगप्पे खा रही थी सर, मुंह फाड़ा जैसे फटा रहे। मतलब जैसे गोलगप्पे खाने के लिए इन्हें मुंह खोला तो वो बंद नहीं हो रहा है ना। ये समस्या कब से है इनको? कभी नहीं, आ जाई भैया। अरे डिलीवरी होने है बहू की, हमारी भतीजा बहू की। वे पीछे से पता नहीं है, घर में आए तो रात के हम भूख प्यास लग रही थी तो चलो बोलो गोलगप्पे, बच्चे बोले गोलगप्पे खा ले। हमने खा लिया। ये जैसे मुंह फाड़ा है ऐसे ही फटाई मुंह बंद नहीं। डॉक्टर के मुताबिक जिन लोगों का जबड़ा पहले भी डिसलोकेट हो चुका है उनमें दोबारा ऐसा होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छींकते या जम्हाई लेते समय थोड़ी को सहारा देना चाहिए। अगर किसी का जबड़ा कभी खिसका हो तो उसे जोर से जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए तो डॉक्टर सामान्य तरीके से या फिर सर्जरी के जरिए जबड़े को वापस उसकी जगह पर ला सकते हैं और एक बार जबड़ा ठीक हो जाए तो पट्टियों के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। यानी औरैया की एक सामान्य सी दिखने वाली घटना एक बड़े खतरे की घंटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो गोलगप्पा खाते हैं और कभी कभी बड़ा गोलगप्पा खाने के लिए जबरदस्ती अपना मुंह ज्यादा खोलते हैं। उन्नाव जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक दुल्हन ने दूल्हे के गले में जयमाला डाली। 7 फेरे लेने से ठीक पहले वो प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके चलते बारात बिना दुल्हन के वापस लौटी। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय है। दूल्हे को पहनाई वरमाला, फिर कमरे में गई दुल्हन। 7 फेरे लेने की आई बारी। दुल्हन प्रेमी के साथ हो गई फुर। उन्नाव में एक घर में बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची। दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवार खुश थे। शादी में पहुंचे लोग डांस में मशगूल थे। शादी के माहौल में हर कोई रंगा था। रस्में शुरू हुई तो जयमाला की बारी आई। दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। परिवार और रिश्तेदारों द्वारा आशीर्वाद देने का सिलसिला भी हुआ, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि जिस दुल्हन ने वरमाला पहनाई थी, दूल्हे के बगल में बैठकर फोटो खिंचवाई, वो फरार हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जयमाला के बाद दुल्हन अपने घर में गई।
शादी में आए लोग खाना खाने लगे तो आगे की रस्मों की तैयारियां भी शुरू हुई। रात हुई तो रस्मों की शुरुआत हुई, लेकिन फिर 7 फेरे लेने से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई। फिर क्या था, दुल्हन की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार है। उधर दुल्हन के भाग जाने के बाद बारात भी बैरंग लौट गई। अब इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। दरअसल 29 नवंबर को अजयपुर गांव में रहने वाली लड़की की शादी थी। पुरवा थाना क्षेत्र के ही एक गांव से बारात आई थी। बारात आने पर लड़की पक्ष के लोगों ने विधिवत बारातियों का स्वागत सत्कार किया। द्वार पूजन के बाद जयमाला का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें दुल्हन ने दूल्हे के गले में जयमाला डाली। सारा कार्यक्रम हंसी मजाक के बीच संपन्न हुआ। फिर दुल्हन अपने कमरे में गई। उसके बाद उसे मंडप पर आना था। जब 7 फेरों के लिए दुल्हन को खोजा गया तब वो अपने कमरे में नहीं मिली। परिजनों ने पूरे घर में दुल्हन की तलाश की, लेकिन दुल्हन का कहीं पता नहीं चला। कुछ देर बाद परिजनों ने खोजबीन की तो पता चला गांव का ही एक युवक दुल्हन को अपने साथ भगा ले गया है, जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर जिले में दहेज लोभियों को आईना दिखाने वाला एक सराहनीय मामला सामने आया है। यहां एक दूल्हे ने तिलक समारोह के दौरान मिली 4.25 लाख लगभग रुपए की दहेज राशि को हाथ जोड़कर वापस किया। दूल्हे प्रवीण की इस पहल की हर ओर तारीफ हो रही है और इसे दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ी सीख माना जा रहा है। तिलक में लाखों के दहेज का चढ़ावा। दूल्हे ने दुल्हन पक्ष को रकम लौटाई। दूल्हे का फैसला सुन बजने लगी तालियां। ये तस्वीरें दहेज लोभियों को जवाब देने के लिए हैं, जो दहेज की खातिर कभी बारात लौटा लेंगे या फिर बारात लेकर नहीं आएंगे। इस दूल्हे के इस फैसले ने यहाँ मौजूद लोगों को गदगद कर दिया। ऐसा वाकया देख हर कोई तालियां बजाने लगा। देखते ही देखते मंडप में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि दहेज का पैसा दूल्हे ने दुल्हन पक्ष को वापस लौटा दिया। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां संभालहेड़ा गांव से प्रवीण अपनी बारात लेकर चरथावल थाना क्षेत्र के बुढ़ा खेड़ा गांव पहुंचा था। तिलक की रस्म होने लगी तो चढ़ावे की शुरुआत हुई। जब दहेज में 3.5 लाख रुपए रखे गए तो दूल्हे ने पूजा के बाद पैसे वापस लौटा दिए। फिर क्या था, दूल्हे के इस फैसले के बाद वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। बारात हमारे परिवार में आई हुई थी ग्राम संभालहेड़ी से। हमने 3.5 लाख रुपए गौरे में दिए थे, उन्होंने जो वापस कर दिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव बुढ़ा खेड़ा। तो क्या संदेश मानते हैं कि लड़के ने पैसे वापस किए? भाई लड़के का संदेश तो यही है, भी गरीब आदमी है, कैसे शादी करेंगे? आगे तो इतनी दहेज प्रथा चल रही है ये। आगे से भाई इसमें ये सुधार होगा, भाई अगर लड़कियों की भ्रूण हत्या ना हो, बस यही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में हुई सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए खाप चौधरियों की ओर से 11 मुद्दों पर अपनी मुहर लगाई गई थी, जिसमें दहेज प्रथा का भी एक बड़ा मुद्दा था। जिसके बाद से मुजफ्फरनगर और बागपत में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसमें दूल्हों ने शादी में मिलने वाली दहेज की भारी भरकम रकम को हाथ जोड़कर वापस लौटा दिया, जो समाज में एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रही है। माना जा रहा है कि महापंचायत में लिए गए फैसलों का अब जमीनी स्तर पर असर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें एक तस्कर हाथी पर्यटकों से भरी एक जिप्सी के पीछे तेज रफ्तार दौड़ते हुए दिख रहा है। तो दूसरा मामला उत्तरकाशी का है, जहां भालुओं का आतंक जारी है, ग्रामीण दहशत में है। पर्यटकों को हाथी ने दौड़ाया, पर्यटकों के छूटे पसीने, जिप्सी की तरफ
हाथी की दौड़। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं जब एक हाथी की दौड़ पर्यटकों की ओर हो गई। इस पूरे वाकया को कैमरे में कैद कर लिया गया। किस तरह से हाथी ने पर्यटकों की तरफ दौड़ लगाई वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये प्लीज भगाओ 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 भाई भगाओ 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 अरे भगाओ ये प्लीज भगाओ 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 भाई भगाओ 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 अरे भगाओ। हैरान करने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के रामनगर का बताया जा रहा है। चौंका देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में एक तस्कर हाथी पर्यटकों से भरी हुई एक जिप्सी के पीछे तेज रफ्तार में दौड़ते हुए देखा जा सकता है। जिप्सी में सवार पर्यटक घबराए हुए हैं और लगातार ड्राइवर से जिप्सी तेज चलाने की गुहार लगा रहे हैं। जिप्सी चालक भी स्थिति को समझते हुए तेज गति से वाहन को आगे बढ़ाता है, जबकि तस्कर हाथी कुछ दूरी तक जिप्सी का पीछा करता रहता है। कुछ देर तक भागने के बाद हाथी थककर रुक जाता है और जिप्सी वहां से दूर चली जाती है। ये प्लीज भगाओ 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 भाई भगाओ 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 अरे भगाओ। उधर उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू की दहशत लगातार बनी हुई है और मनेरी और नटीन गांव के पास लगातार भालू देखे जा रहे हैं। पहली वीडियो मनेरी की, जहां पर भालू गांव के पास पहाड़ी पर बेखौफ घूमता नजर आया। वहीं दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें खेतों में भालू भागता नजर आ रहा है, जिसके बाद गांव वालों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से भालुओं को पकड़ने की मांग की है। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी उत्तराखंड। जनपद में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। सड़क पर लाखों रुपए के पैचवर्क कार्य में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में पैचवर्क का डामर हाथ से उखड़ता दिख रहा है। सड़क के गड्ढे के पैचवर्क में भ्रष्टाचार, हाथ से उखड़ा पैचवर्क का डामर। हाथ से सिर्फ सड़क की गिट्टियां ही नहीं बल्कि डामर भी निकल जा रहा है। सड़क पर पैचवर्क का काम इस तरह से हुआ है कि अगर कोई एक हाथ फेर दे तो पूरा निर्माण उखड़ जा रहा है। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि इस पैचवर्क के निर्माण में किस तरह से धांधली की गई है। सड़क के गड्ढों को भरना सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। ये बयां कर रही हैं ये तस्वीरें, जो हैरान कर देने वाली हैं कि इस सड़क के पैचवर्क का इतना घटिया निर्माण कैसे हो गया। पूरा मामला उन्नाव जिले का है, जहां से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया। उन्नाव लालगंज मार्ग से बेथर और मवैया माफी को जोड़ने वाली सड़क पर लाखों रुपए के पैचवर्क का काम किया गया, लेकिन अब हाल कैसा है ये वीडियो में साफ दिख रहा है। वीडियो में पैचवर्क का डामर सिर्फ हाथ से ही उखड़ता दिख रहा है, जिससे सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका मजबूत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग भी हरकत में आया और फौरन मामले की जांच के आदेश दिए गए। वो संज्ञान में लाया है गया है और हमने देखा भी है, उसमें मिट्टी के ऊपर वो पैचिंग का कार्य किया जा रहा था। उसके लिए संबंधित जेई को निर्देशित किया गया कि सफाई कराएं और सफाई करने के बाद ही पैचिंग का कार्य करें। अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उस काम को रिजेक्ट करें और उस ठेकेदार के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही इस सड़क का पैचवर्क कराया गया था। बारिश के दौरान सड़क जगह जगह टूट गई थी। सड़क की खस्ताहाल हालत के बाद लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का बजट जारी कर पैचवर्क करवाया था, लेकिन अब ऐसा निर्माण किया गया है जो हाथ से डामर उखड़ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बुलंदशहर में एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा, जिसके बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। घर बिकाऊ है के पोस्टर भी लगाए गए। पुलिस के दखल के बाद जाकर मामला शांत हुआ। वहीं मेरठ से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं।
दरअसल बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मंदिर के सामने गैर समुदाय के शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा था, जिसके बाद स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। हंगामा काफी बढ़ने लगा। सलीम के मकान खरीदने पर हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई थी। लोग घरों से निकलकर विरोध जताने लगे। अपने मकानों पर बिकाऊ है का पोस्टर भी चिपका दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। सलीम ने प्रदीप शर्मा से मकान खरीदा था। सलीम का कहना है कि उसने मकान खरीदा है लेकिन वो उसमें रह नहीं रहा है। अगर कोई हिंदू परिवार उसे खरीदना चाहेगा तो वो उसे बेच देगा। मैंने एक मकान हनीमान ट्री में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ। जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं प्रदीप शर्मा का कहना है कि पैसों की जरूरत थी, इसलिए मकान बेचा गया। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है। सहमति बनने के बाद इलाके में लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। वहीं मेरठ के सदर बाजार थापर नगर की गली नंबर 7 में एक मुस्लिम परिवार ने कालरा परिवार से घर खरीदा। इसके बाद वहां से दूध का कारोबार शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूध लेने के आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों और बाइक से गली में जाम लगा रहता है, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध जताकर पलायन की धमकी देने लगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विरोध बढ़ता देखने के बाद पुलिस ने मुस्लिम परिवार को दूसरी जगह भेजकर मकान में ताला लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।